नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आपने चुनाव में टिकट न मिलने पर सिर फुटौल होती हुई बहुत बार देखी होगी। टिकट कटने पर विरोध की तस्वीरें भी आपने कई बार देखी होंगी। लेकिन जब सिटिंग एमएलए यानी कि मौजूदा विधायक खुद चुनाव न लड़ने की बात कहे तो हैरानी तो होगी ही। यह खबर सागर से है, जहां की सुर्खी विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक पारुल साहू ने 2018 में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। क्या यह माना जाए कि विधायक चुनाव से पहले ही अपना मन हार चुकी हैं? क्या यह हालत सिर्फ सागर में है या फिर कई और जगहों पर भी बीजेपी के मौजूदा विधायक अपना टिकट सरेंडर करना चाहते हैं? हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। मिशन 2018 का सियासी शंखनाद हो चुका है। बीजेपी बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने में जुटी है। संगठन महामंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक जनता के बीच जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। एक तरफ सभाएं हो रही हैं तो दूसरी तरफ दलितों के घर भोज के जरिए सियासत भी साधी जा रही है। लेकिन जिस सागर में बीजेपी की पूरी सेना जीत के लिए जोर लगा रही है, वहीं से सिटिंग विधायक पारुल साहू ने ये कहकर चौंका दिया कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो करना था, मुझे क्षेत्र में काम करना था, जनता की सेवा करनी थी। जो मैं कर सकती थी मैक्सिमम वो मैंने कर दिया है और जनता से जुड़ी भी रहूंगी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगी। आखिर क्यों एक मौजूदा विधायक अपना दावा अपनी ही सीट से छोड़ेगा? क्या विधायक को अपनी हार का डर सताने लगा है? ये सवाल जहन में आया ही था, तभी पारुल साहू ने साफ कर दिया कि ये सवाल जीत हार का नहीं बल्कि आत्मसम्मान का है। छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान देते हैं हमारे क्षेत्र में, उसका बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है जो इन सब चीजों के परे होती है। और आप सब लोग वाकिफ हैं कि हमारे पार्टी में क्या योगदान हमेशा रहा है और रहेगा भी हमेशा। तो इन सब चीजों से ऊपर उठ के एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है और मुझे लगता है कि भाई उसके आगे और कोई बात उससे ऊपर नहीं है। कुछ बात और बढ़ी और पारुल साहू ने यह भी बता दिया कि पार्टी के लिए एक खास तरह का सहयोग न दे पाने का यह पूरा मामला है। यही मकसद रहा कि जब राजनीति में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, एक एजुकेटेड और जब पूरी दुनिया देखी है तो किसी भी तरह से ज्यादा डेवलपमेंट के काम हमारे क्षेत्र में हो वो हुए भी। और अभी मुझे लगता है कि कई बार प्रबंध समिति की बैठक में ये विषय आया कि मेरे तरफ से सहयोग जो पार्टी में होना चाहिए वो नहीं है। तो इस कारण से मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो पार्टी अपेक्षित करती है, अगर मुझे लगता है कि नहीं आपको मार्क है, और मेरा पर्सनल भी डिसीजन है कि 2018 का चुनाव विधानसभा मैं नहीं लड़ूंगी। यानी पारुल साहू ने दबी जुबान में ये कह दिया कि मामला चंदे का है, उस सहयोग का है जो पार्टी उनसे उम्मीद तो कर रही है और वो दे नहीं पा रही, और इसीलिए उन्होंने खुद ही टिकट की दावेदारी से खुद को अलग कर लिया। कांग्रेस का कहना है कि अभी तो सागर से मामला सामने आया है, लेकिन पूरे प्रदेश में बीजेपी गुटबाजी से जूझ रही है। ये स्थिति सागर में ही नहीं पूरे प्रदेश में है। आज पूरे प्रदेश की हालत भारतीय जनता पार्टी के बिगड़ चुके हैं। उनकी गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि आपस में वो लड़ भूलकर एक दूसरे को मारने में तुले हुए हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है,
मामला संगठन के सामने है और जल्द ही इसका समाधान भी हो जाएगा। देखिए, हमें कोई टकराव जैसी स्थिति तो वहां पे लगती नहीं है, लेकिन रामलाल जी हमारे संगठन के प्रमुख व्यक्ति हैं, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, और उनके सामने अगर किसी ने कोई बात प्रकट की तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति किसी चीज का निर्णय नहीं करता, हमारे संगठन निर्णय करता है। जब पारुल साहू जी को टिकट मिला था उस समय वो टिकट मांगने नहीं गई थी, पार्टी संगठन ने उनको मौका दिया था, बुलाया था, और मुझे लगता है कि वो विदेश से पढ़ाई करके लौटी थी, उसके बाद उनको मौका दिया गया था। तो इस तरीके से अगर संगठन का कोई निर्णय था उस मामले में कोई भी शिकायत अगर उनकी है या कोई मन में बात है तो उसको चिंता करेगी पार्टी। बड़ा परिवार है हमारा, सब बातें अंदर होती हैं। लेकिन जहां तक गुटबाजी की बात है तो गुटबाजी जैसा कोई विषय वहां पर है नहीं, बहुत ही आराम से और सहूलियत से सब चीजें चल रही है। मुझे लगता है जो भी मामला होगा निश्चित रूप से निपटा लिया जाए। अब सवाल यह है कि क्या ये हालत गुटबाजी की वजह से है या फिर सोठी विधानसभा पर बीजेपी के लिए हालात इस बार भी ज्यादा अच्छे नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या चंदे को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने पारुल साहू के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई या फिर टिकट कटने के डर से पहले ही पारुल ने हथियार डाल दिए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ऐसे हालात सिर्फ एक सीट पर है या फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2018 में ये मुसीबत कई सीटों पर परेशान करने वाली है। सागर से अतुल अग्रवाल के साथ अखिलेश सोलंकी, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राहुल कोठारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रवि सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और राजेश फिरोटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कोठारी साहब, आपको नहीं लगता कि यह स्थिति चिंताजनक हो सकती है बीजेपी के लिए कि एक ऐसी सीट जहां बड़ी मुश्किल से बीजेपी जीतती है, जहां पिछली बार भी बड़ी टफ फाइट थी, वहां पर चुनाव से 1.5 साल पहले आपका सिटिंग एमएलए कह रहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। देखिए, वैसे तो मूलतः ये प्रश्न जो है भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से अंदरूनी विषय है, लेकिन आपने इस विषय को निकाला और इस डिबेट का सब्जेक्ट रखा है। माननीय रामलाल जी हमारे संगठन के महामंत्री हैं, संगठन की हमारी सर्वे सर्वा हैं, और वो यहाँ प्रवास पे थे। और ऐसे समय परिवार भाव में अगर कोई बात किसी के सामने कही जाती है, कोई विषय आता है, तो मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। ये स्वस्थ परंपरा का परिचय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके से बातचीत आपस कर सकता है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं कि आप अगर कह रहे हैं कि एक परिवार का विषय है तो आप अपने अंदर चर्चा करते। पारुल जी ने पत्रकारों को बुलाया था, और सिर्फ हमारे चैनल को नहीं बुलाया, सागर में जितने पत्रकार थे सबको बुलाया और खुलकर ये कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अगला। हमें आपके अंदर से या किसी नेता ने या सूत्रों ने हमें जानकारी नहीं दी। पारुल जी अगर उन्होंने ये कहा तो क्या पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है? देखिए, पार्टी के लिए चिंता का विषय जब होगा जब हमें ये लगेगा कि हम वहां कमजोर हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उस सीट पर भी मजबूत है, सागर में मजबूत है, मध्य प्रदेश में मजबूत है। पारुल साहू जी का जो निर्णय है वो निश्चित रूप से उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उसमें पार्टी कोई भी बंधन नहीं बनती कभी भी, और अभी उनका निर्णय है, उस पर कोई मोहर नहीं लग गई है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी तरह का निर्णय नहीं लेता, संगठन निर्णय लेता है, सर्वोपरि हमारे यहाँ संगठन होता है। और जहां तक उनकी कोई परेशानी अगर है, वो राजनीतिक रूप से है, सामाजिक रूप से है, कोई व्यक्तिगत है, तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे आत्मसम्मान का ख्याल नहीं रखा गया। पार्टी जो सहयोग मांग रही है वो सहयोग हम दे नहीं सकते, इसलिए हम खुद ही छोड़ दे रहे हैं। और सहयोग का मतलब सीधा सीधा चंदा है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें आप बहुत गलत दिशा में जाएंगे अगर ऐसी बात हम लोग करेंगे। कोई भी बात अगर आत्मसम्मान की आती है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने परिवार भाव से हम काम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं की प्रतिष्ठा को समझते हैं, उनको मौका देते हैं, उतना कहीं पर भी होता नहीं है। और बहुत ही पारुल साहू जी तो हमारे लिए बड़ी भाग्यशाली रही, क्योंकि वो वहां से आई, विदेश से पढ़ाई करके उसके बाद आकर उन्होंने चुनाव लड़ा। और निश्चित रूप से लेकिन एक बात होती है कि पॉलिटिकल टेम्परामेंट की जरूरत व्यक्ति को होती है। अगर उस टेम्परामेंट में वो सूट नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं तो परेशानी आदमी के लिए बनती है। और कोई व्यक्तिगत अगर निर्णय इस तरह करता है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात होगी, और जो भी निर्णय उनका होगा वो सामने आएगा। ठीक। क्या सर रवि सक्सेना जी आप इसमें समझ रहे हैं, इसके पीछे आपको लग रहा है कि ये गुटबाजी वजह है, ये चंदे की लेन देन वजह है, या फिर वाकई पारुल साहू इस राजनीतिक माहौल को सूट में नहीं कर रहा और वो खुद ही इससे बाहर जाना चाहती है? देखिए राम, इस समय भारतीय जनता पार्टी में कुछ विशेष लोगों ने कब्जा कर लिया है। शिवराज सिंह चौहान जी के आसपास
कुछ अधिकारियों की कोठरी बन गई है, कुछ मंत्रियों की कोठरी बन गई है, कुछ विधायकों की कोठरी बन गई है, और वो ही पूरी तरह से पार्टी पर और सत्ता पर काबिज है। बाकी के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो अपने आप को लगातार उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी उनकी बात सुनते नहीं हैं। मुख्यमंत्री को यात्राएं निकालने से और उत्सव मनाने से फुर्सत नहीं है, तो वो उनकी कोई बातों को समझने को तैयार नहीं है। तो ऐसे समय में जबकि उत्सव मनाए जा रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो उसके लिए चंदाखोरी भी हो। तो शिवराज मामा और बाकी सब चंदा मामा, ये तो मध्य प्रदेश में कहा ही जा रहा है। खूब जम के चंदाखोरी हो रही है, कभी किसी उत्सव पे, कभी किसी उत्सव पे, कभी धार्मिक आयोजनों पर आप देखें लगातार चंदाखोरी हो रही है। और इस चंदाखोरी से आगे जाकर ही मुझे लगता है पारुल ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के आत्मसम्मान का ही नहीं, किसी के भी आत्मसम्मान को कुचलने में पूरी तरह से वो आजकल कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, आपको हमें पैसा देना पड़ेगा, आप यहां पर आए हैं तो हमको चंदा देना पड़ेगा, हमको पार्टी चलाना है, हमको यहां पर धार्मिक आयोजन में जाना है, आज हमको नर्मदा यात्रा में जाना है, मतलब कोई ना कोई आयोजन होना है और उसमें चंदा वसूली करना है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो अब इस प्रदेश की जनता के सामने उजागर हो गया। राजेश सिरोठे साहब, आप इसमें हिडन क्या देख रहे हैं? चुनाव आएंगे, हमने तो मध्य प्रदेश में ये देखा है, और खासतौर से बीजेपी की टिकट के लिए कि नेता एक दूसरे से लड़ने को तैयार है या अपनी एक दूसरे से लॉबिंग करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसे में एक सिटिंग एमएलए 1.5 साल पहले कह दे कि हम लड़ना ही नहीं चाहते भाई चुनाव, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? मैंने आपको कहा, मैं राजेश जी से सवाल कर रहा था कि पारुल पढ़ी लिखी है। अच्छा, राजेश जी से देखिए राममोहन जी, अभी आपके स्टूडियो में आने से पहले मेरी भी पारुल साहू से बात हुई और लंबी बात हुई, और जो मैं उनकी बात को समझ पाया हूँ वो ना तो कोई चंदा जैसा कोई मामला है, ना कोई इस तरह का कोई पार्टी की वो मामला है उपेक्षा का। हाँ, ये कुल मिलाकर जिला अध्यक्ष, जिला भाजपा अध्यक्ष और उनके बीच में चल रही टसल का वो है। वो जिला भाजपा अध्यक्ष उनको बार बार, क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी है, बाहर से विदेश से पढ़ के 30 दिन के शॉर्ट नोटिस पर चुनाव लड़ा, 141 वोट से चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता वहां से गोविंद राजपूत जो कई बार विधायक रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत खास माने जाते हैं। तो वो उन्होंने उस स्थिति में पार्टी को चिताया, और उनको डर भी है कि एक जिलाध्यक्ष उनको बार बार अपमानित कर रहा है। और एक बार घटना हुई, 2 बार उन्होंने इस मामले को प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के नोटिस में भी लाया था, लेकिन उनकी बहुत डिटेल में बात नहीं हो पाई थी क्योंकि मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते। तो जब बार बार उनको ये हुई, आज रामलाल जी के सामने ये हुई, तो उनको थोड़ा व्यथा हुई। उन्होंने कहा कि मैं इस कॉज के लिए तो राजनीति में नहीं आई थी, कि ना मैं राजनीति में कोई पैसा कमाने के हिसाब से आई, ना कुछ उससे आई, मैं तो पार्टी की सेवा करना चाहती हूँ, मेरा सम्मान बरकरार है। उन्होंने जो मुझसे कहा, उन्होंने कहा मेरा पार्टी के प्रति, शिवराज जी के प्रति, सारा के प्रति सम्मान बरकरार है, लेकिन मैं चूंकि व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत रूप से मुझे अपमानित किया जा रहा था, उससे क्षुब्ध होकर मैंने सोचा कि ऐसे में राजनीति करना मेरे लिए संभव नहीं होगा, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। हालांकि इनका निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है, मैं आपको एक बात बता। बिल्कुल, अभी पार्टी के स्तर पर जब वो अपनी बात रखेगी और वहां जो निर्णय होगा उसके बाद ही चीज होगी। फिर दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन चुनाव टिकट लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये अपना एक आदमी का अपना सोच और विषय होता है, लेकिन पार्टी तो जीत की संभावना के आधार पर आकलन करके ही टिकट देती है। और पारुल साहू को भी टिकट इसी हिसाब से दिया गया था, क्योंकि पिछली बार कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं दिख रहा था जो कि गोविंद राजपूत को हरा सकता। तो वो चूंकि एक सागर के पूर्व विधायक रहे बंडा से, संतोष साहू शराब के बड़े कारोबारी रहे, होटल के कारोबारी हैं, तो उनका अपना दमखम भी पार्टी ने देखा कि ये इसी तरह से गोविंद राजपूत जैसे कद्दावर नेता से लड़ आएंगे, तो इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ाया था। अब आगे क्या होगा ये पार्टी तय करेगी, वो पार्टी के सामने जब वो अपनी बात रखेंगे फिर अंतिम निर्णय होगा कि वो राजेश आप अपनी बातचीत के आधार पर ये कह सकते हैं, लेकिन पारुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही वो मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र में विकास कराया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमें पूरा सहयोग किया, उसके जरिए हमने लोगों तक विकास के कार्य पहुंचाए, सब कुछ हमने किया पार्टी के लिए। लेकिन प्रबंध समिति की जो बैठक हुई उसमें पार्टी को जो सहयोग चाहिए, पार्टी जिस सहयोग की उम्मीद कर रही है
वो पता नहीं मैं कौन सा सहयोग वो नहीं कर पा रही हूं, तो वो जो सहयोग है वो क्या चीज है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि प्रबंध समिति की बैठक में अगर वो सहयोग नहीं कर पा रहे हैं? सहयोग ने उनको जिला अध्यक्ष वो मुझसे भी नहीं, राममोहन जी वो मेरे से भी ये बात बोली थी कि उन्होंने 500 करोड़ के काम जो है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकार कराए हैं, ये मुझसे भी बात बोल रही थी और वो बड़ी शिद्दत से वहां पर काम में जुटी हुई है। लेकिन उनका कहना था कि जो मान सम्मान उनको पार्टी से और मुख्यमंत्री से मिलता है वो जिले का भाजपा अध्यक्ष जो है वो उनको सम्मान नहीं देता है और 2-3 बार उनकी उसमें वो हो गई। और चूंकि वो जिलाध्यक्ष जिस तरह से बने थे उसको लेकर भी काफी वहां विवादास्पद हालात बने थे, तो वो कुछ कुल मिलाकर मुझे एक आपसी मनमुटाव होता है, एक ईगो क्लैशेस जिसको हम कहते हैं, वो ईगो क्लैश का मामला है। मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा लंबा खींचेगा। और सहयोग वगैरह की बात है तो उनको पार्टी को सहयोग करने में कोई बुराई नहीं है, वो तो बहुत अपने परिवार से ही काफी संपन्न है, तो उनको दोनों तरफ से संपन्न है, एक तरफ से चाहे वो पिता का पक्ष हो चाहे ससुराल का पक्ष हो, दोनों तरफ से संपन्न है, ये तो बात साफ है। लेकिन राहुल, क्या आपको लग रहा है कि ये गुटबाजी का मसला है या फिर सहयोग का, किसका दिक्कत कहां पे पैदा हो रही है कि एक विधायक खुद सरेंडर कर रहा है टिकट? देखिए, बड़ा स्पष्ट मैं बताना चाहूंगा 2 बातें इसमें कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर पारुल जी ये समझें कि वो संपन्नता के कारण या किसी और कारण से वो चुनाव जीती थी पिछली बार शक्ति बाहुबल के कारण, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ केवल कमल का फूल चुनाव जीतता, हमारी विचारधारा चुनाव जीतती है। इस बात को बिल्कुल मैं संशोधन करना चाहूंगा क्योंकि आदरणीय राजेश जी ने बोला कि उनसे बातचीत हुई है, तो जब बातचीत अगर होती है तो स्वतंत्र रूप से ये बात आदमी को समझना चाहिए कि पार्टी चुनाव लड़ती है सामने। दूसरी बात, जिलाध्यक्ष की जहां तक बात है, जिलाध्यक्ष जी का वहां जब मनोनयन हुआ था उसके बाद से कुछ बातें हुई थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसको परोक्ष रूप से हम किसी भी रूप से किसी और प्लेटफॉर्म पर प्रकट करें, कहीं बातचीत करें। कोई भी अगर गुटबाजी किसी भी हद में होती है, जाके होती है, तो मुझे लगता है उसको चर्चा से निपटाया जा सकता था। आज हम कांग्रेस की बात करें तो हमारे भोपाल में कभी पीसी शर्मा जी और आरिफ अकील जी की नहीं पलटी आपस में, हमारे अरुण यादव जी और सुरेश पचौरी कभी आसपास नहीं देखे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो घर बैठ जाएंगे। पारुल साहू जी की जो बात मुझे लगता है तो इसका नुकसान तो वो लोग भुगत रहे हैं ना, महिलाओं में भावनाएं ज्यादा। राहुल जी, ये बात तो आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि जो भोपाल में स्थिति है या प्रदेश स्तर पे आप गिना रहे हो, उसका नुकसान तो वो लोग साफ दिख रहा है सामने। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है। कोई भी विषय अगर वो संगठन में रखती है, मीडिया से बात ना करते हुए, तो उस पर चिंता भी होती है, विचार भी होता है, मंथन भी होता है। लेकिन अगर विषय केवल उनकी भावनाओं में बहके वो मीडिया से बात करती है, तो मुझे लगता है कि ये तो हमारी पार्टी की परिपाटी नहीं होती। लेकिन कोई विषय जो भी आया है सामने, उसको निश्चित रूप से सुलझा लिया जाएगा। और हमारी बहुत अच्छी महिला कार्यकर्ता हैं, हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश की कोषाध्यक्ष हैं और लगातार कार्यक्रम में सजग रहती हैं और अपनी जो उनकी संपन्नता की बात राजेश जी ने करी, उसका भी हम लोग नहीं, उन्होंने ये कहा है, हम किसी बात को मिसकोट करने की कोशिश नहीं कर रहे। उन्होंने ये साफ कहा है कि हम पार्टी के लिए पूरी मेहनत से लगे रहेंगे, पार्टी जो कहेगी हम करेंगे, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि ये तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने अपनी जो है बात को अच्छे स्पष्ट रूप से प्रकट किया। और आदरणीय रामलाल जी का जो प्रवास है, क्योंकि हमारे संगठन के पुरोधा है रामलाल जी, हमारा जो संगठन महामंत्री का सिस्टम होता है उसके सबसे वो चीफ होते हैं, और उसके दौरे के दौरान अगर उन्होंने बात करी है मन की बात, और मुझे जहां तक जानकारी है उन्होंने ये बात तो प्रकट किसी व्यक्तिगत रूप से ही करी थी, लेकिन उस बात को बाद में हाइप मिल गया, उन्होंने बात बाहर बता दी है। लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, वो निश्चित रूप से मामला निपट जाएगा। और चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो व्यक्तिगत विषय भी हो सकता है, लेकिन इसमें संगठन हमेशा निर्णय लेता है। रवि सक्सेना जी, क्या आपको लग रहा है कि चूंकि सीट इतनी वो दिलचस्प है, ये कहिए कि मजबूत है कांग्रेस के नजरिए से, क्योंकि 2014 में भी जब हमने विश्लेषण किया आंकड़ों का, तो 14 में सागर में तो बीजेपी जीती ओवरऑल, लेकिन सुर्खी से वोट पड़े थे वो बीजेपी के लिए ज्यादा नहीं थे, कांग्रेस के लिए ज्यादा थे। तो वो सीट इतनी मजबूत है कि वहां पर लड़ने में भी लोगों को सोचना पड़ रहा है एक बार। निश्चित रूप से राम, वहां से गोविंद राजपूत जैसे हमारे कद्दावर नेता चुनाव लड़ते हैं, और पिछली बार भी बहुत थिन मार्जिन से पारुल जीती थी, और गोविंद राजपूत ने उस क्षेत्र में बहुत काम किया है। मैं भी कई बार उस क्षेत्र में गया हूं, मैंने देखा उनका वो बहुत लोकप्रिय है, और एक एक घर में उनके किए हुए काम है। और सुर्खी जो विधानसभा है वो कांग्रेस समर्थित जिसे कहना चाहिए विधानसभा है, और निश्चित रूप से इनके लिए, पारुल के लिए वहां ये डिफिकल्टी तो है, पर पारुल को मैं जितना जानता हूं
वो क्योंकि उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है, कांग्रेस का पुराना परिवार है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको लेके गए थे, तो उनको जिस तरह से मैं जानता हूं, वो बहुत समझदार है, विदुषी महिला है। वो समझती है कि उनके ऊपर जिस तरह का दबाव राजा दुबे जो इनका जिला अध्यक्ष है वो डाल रहा है, जिस तरह से उनको अपमानित कर रहा है, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उससे वो आहत है। उन्होंने कहा है कि आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती और निश्चित रूप से आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और अभी जो राहुल जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा नहीं है और हमारे यहाँ तो जो होता है हम लोग जो डिसाइड करते हैं उसी तरह से होता है। निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक मूल्यों का उनके यहाँ कोई सम्मान नहीं है, उनके यहाँ कोई व्यक्ति अपनी बात कह नहीं सकता है। और ये पारुल ने निकलकर ये बात कही है तो इससे पूरी बातचीत भोचक है और बाद में उन्होंने सोशल मीडिया को भी समय हमारे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।